नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मोदी शासन की मजबूती, सरकार वाली छवि ने पाकिस्तान और चीन को भारत से संबंध सुधारने के लिए कर दिया है मजबूरियां। बड़ी खबर जानेंगे कैसे मोदी की कूटनीति के आगे झुके पाकिस्तान और चाइना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल नए साल का पहला मिशन एमेजोनिया 1 लॉन्च, इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और भगवत गीता, जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल मुस्लिमों को बाइडेन ने दिया बड़ा तोहफा, लगे मुस्लिम यात्रियों पर प्रतिबंध को हटाया, संसद में विधेयक किया पेश। जी हाँ, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल ईरान के चाबहार पर व्यापार को प्रोत्साहन की छूट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच कर्ज में डूबता जा रहा अमेरिका, भारत का यूएस पर 16 लाख करोड़ रुपए का है बकाया। इस बीच सीरिया में हमले पर बोला वेनेजुएला, अमेरिकी भीषण युद्ध की ओर लौट रहा है। यानी एक तरीके से टकराहट की सिचुएशन, दुनिया भर की सिचुएशन है। अब देश में क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल मोदी शासन की मजबूत सरकार वाली छवि ने पाकिस्तान और चीन को भारत से संबंध सुधारने के लिए कर दिया मजबूर। जी हाँ, पहले लद्दाख के प्योंगयांग इलाके से चीनी सेना के पीछे लौटने पर फिर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम पर सहमत हो जाने से मोदी शासन की मजबूत सरकार वाली छवि और पुख्ता हो गई है। चीन और पाकिस्तान के साथ ये जो सहमति बनी हुई है उसमें भारतीय सेना को एक बड़ी राहत भी मिली हुई है। लद्दाख में चीन से बड़ी टकराहट वाली स्थिति तभी से बनी हुई है जब गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इससे भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी सेना को भी अच्छी खासी क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन वो इसे स्वीकार करने में आनाकानी करता रहा। चीन के साथ अभी बातचीत जारी है, क्योंकि लद्दाख में अन्य इलाकों में चीनी सेना को पीछे हटना है और देखना भी है कि इन इलाकों में क्या कदम वो पीछे खींचती है। चीन की सैन्य तनातनी ऐसे समय पर जारी थी जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। यानी एक तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों भारत पर हावी हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के आगे आज दोनों घुटने टेकते नजर आ रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से घुटने टेक भी चुके हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, नए साल का पहला मिशन एमेजोनिया 1 लॉन्च, इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी भगवत गीता और पीएम मोदी की तस्वीर। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2021 के अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो ने रविवार सुबह 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV-C51 को लॉन्च किया। इस बीच एमेजोनिया ने एक और दूसरे 18 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजी गए हैं। खास बात यह है कि इसरो ने इस बार सैटेलाइट के अलावा भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी अंतरिक्ष में भेजी है। इस बीच इन उपग्रहों में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का उपग्रह भी शामिल है। इस अंतरिक्षयान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। स्पेस किड्स इंडिया ने एक SD कार्ड में भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक प्रति को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सुरक्षित किया, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये दोस्तों एक अनोखी खबर है और अनोखी बात है। इस बार भगवत गीता और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अंतरिक्ष में डंका। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल मुस्लिमों को तोहफा दिया, जो बाइडेन ने लगे प्रतिबंध को हटाया, संसद में विधेयक पेश। दरअसल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 144 सांसदों ने भविष्य में मुसलमानों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए संसद में एक विधेयक को पेश किए गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम यात्रा पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पेश किया था, जिनमें मुस्लिम बहुल देशों को निशाना बनाया गया था और ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया, वेनेजुएला के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालते ही इन मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध को खत्म कर दिया। सदन की न्यायिक समिति के प्रमुख जेराल्डो लंडन ने जूडी चुने राष्ट्रीय मूल आधारित गैर प्रवासियों के लिए भेदभाव रोधी अधिनियम को शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में पेश किया, जबकि सीनेट में सीनेटर
क्रिस क्रॉन्स ने इसे पेश किया। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी वेरा, रो खन्ना, प्रामिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति उन लोगों में शामिल थे जो विधेयक का समर्थन किए। तो दोस्तों एक तरीके से ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। सीरिया में हुए हमले पर बोला वेनेजुएला, अमेरिका भीषण युद्ध की ओर लौट रहा है। दरअसल वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले की निंदा की और इसे भीषण युद्ध की वापसी करार दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को देर शाम ट्वीट करके कहा है कि वेनेजुएला सीरियाई क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य हमले की दृढ़ता से निंदा कर रहा है और सहयोगी राष्ट्र के लोगों तथा वहां की सरकार के साथ दृढ़ एकजुटता व्यक्त कर रहा है। ये दुखद है कि अमेरिका भीषण युद्ध की ओर लौट रहा है तथा कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का परित्याग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने गुरुवार की देर रात इराकी सीरियाई सीमा के पास ईरान समर्थक मिलिशिया के ठिकाने पर बमबारी की थी। सीरिया और रूस ने भी अमेरिकी हवाई हमले की निंदा की थी। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र समूहों पर हमले किए। अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों के ठिकानों पर हुए रॉकेट हमले के जवाब में ये कार्रवाई भी की है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। कर्ज में डूबता जा रहा अमेरिका, भारत का यूएस पर 16 लाख करोड़ रुपए का बकाया। दरअसल अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन कोरोना की आर्थिक चोट अमेरिका पर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। अमेरिका पर वैश्विक कर्ज में तेज़ी से इजाफा हुआ है। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 29 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका पर मौजूदा समय में जितना कुल कर्ज है वो भारत के जीडीपी का लगभग 10 गुना है। लेकिन अमेरिका भारत का भी कर्जदार है और पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका पर भारत का कर्ज तेज़ी से बढ़ा। फिलहाल अमेरिका पर भारत का कर्ज 21,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 मई ममता दीदी गई। पश्चिम बंगाल में गरजे शिवराज, कहा ममता ने दिया गरीबों को धोखा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कोलकाता पहुंचे शिवराज ने कालीघाट मंदिर में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी ने किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं दिया, आयुष्मान योजना लागू नहीं किया और गरीबों को धोखा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुनाव में नया नारा दिया है, 2 मई ममता दीदी गई। बंगाल जाने से पहले शिवराज भोपाल में भी ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास निकाली थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर ईरान को लेकर निकल के आ रही। चाबहार पर व्यापार को प्रोत्साहन को दे छूट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल ईरान के चाबहार बंदरगाह पर व्यापार बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर दीन दयाल बंदरगाह जहाज और कार्गो शुल्क में रियायत की पेशकश कर रहे हैं। बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी और यह बंदरगाह ऊर्जा संसाधन में संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बना है। बंदरगाह का विकास भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए किया। चाबहार भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने बंदरगाह फारस की खाड़ी के बाहर है। चाबहार बंदरगाह और भारत के पश्चिमी तट से यहाँ पाकिस्तान से गुजरे बिना आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पश्चिम बंगाल में बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा के प्रचार बयान में तोड़फोड़ करने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार है। चुनाव आयोग से मिली भाजपा तो एडीजी को हटाया गया। जी हाँ, बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया। आयोग ने उनकी जगह पर जगमोहन को नियुक्त कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश में शनिवार को इस बात की जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग से भाजपा का कुछ प्रतिनिधिमंडल मिला तब जब चुनाव आयोग के ऐलान की तारीखों के बाद भाजपा के कार्यालय पर हमला हुआ और कई रथों पर तोड़फोड़ की गई है, जिनमें फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिम बंगाल में ममता के गुंडों की अब खैर नहीं है। यही कारण है कि लगातार झुझलाई और बौखलाई हुई हैं ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पुदुचेरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा करप्शन से युक्त थी पुदुचेरी सरकार इसलिए गिर गई है। राहुल गांधी को अभी ये नहीं पता कि मत्स्य विभाग है, मछलियों के लिए एक अलग विभाग है। आप तब वैकेशन मना रहे थे राहुल बाबा। जी हम
दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। तो सियासी दल इस चुनाव में दंगल में ताल ठोक रहे हैं। जहां एक तरफ आज तमिलनाडु में राहुल गांधी हैं तो वहीं पुदुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी रैली की है। इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के सरकार राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के युवराज पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मत्स्य विभाग बनाना चाहिए, मछलियों के लिए एक अलग विभाग बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ राहुल बाबा, मछलियों के लिए अलग विभाग है, मत्स्य विभाग है। आप जब मत्स्य विभाग बना तब आप वैकेशन पे थे, यानी छुट्टी पे गए हुए थे थाईलैंड और इटली नानी के यहाँ घूम रहे थे। आपको पता ही नहीं है मत्स्य विभाग कब का बन चुका है। लेकिन राहुल गांधी को कुछ ज्ञान नहीं है, उन्होंने तो बस फ़ोटो खिंचानी है और केवल लंबा लंबा फर्जी झूठी बातें बोलकर जनता को गुमराह करना है। तो राहुल गांधी पर एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह ने हमला बोला। पुदुचेरी में पहुंचकर गृहमंत्री शाह ने कहा इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पुदुचेरी में भ्रष्टाचारी सरकार का अंत हो चुका है और अब जनता एक नई स्वच्छ और सुथरी सरकार चाहती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा पानी को पारस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए, पानी को हमें बचाना चाहिए और तमिल न सीखना अभी हमारे लिए सबसे बड़ी खराबी थी। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान बड़ी बातें कही हैं। आपको बता दें कि मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने माघ पूर्णिमा के पर्व से की। उन्होंने कहा कि माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पानी का स्पर्श जीवन और विकास के लिए जरूरी है। संत रविदास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी का जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया, मैं तमिल नहीं सीख पाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सुंदर भाषा है और ये एक तरीके से फिर भी उसके बावजूद हम इसे सीख नहीं पाए। पीएम मोदी ने खासकर कहा कि आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। साथ साथ कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना, उनमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। मार्च का महीना हमारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी होता है, इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफ़ी व्यस्तता भी रहेगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर के लिए दिल खोल कर दान, अब तक 2100 करोड़ रुपए हुए जमा। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने का अभियान खत्म हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया है कि चंदा इकट्ठा करने के अभियान के तहत शुक्रवार तक 2100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसी साल 15 जनवरी को राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया था। बीते 44 दिनों में यह चंदा इकट्ठा हुआ और वहाँ गिरी ने कहा कि फिलहाल विदेशों में रहने वाले राम भक्त भी मांग कर रहे हैं कि दूसरे देशों में भी इसी तरीके का अभियान शुरू किया जाए। ऐसे लोगों से चंदा कैसे लिया जाए, इसका फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। अयोध्या में जहां भी श्री राम का जन्म हुआ वहीं मंदिर बने हुए हैं। ये मुद्दे देश की आज़ादी के समय से लंबित था, इसके लिए निर्माण का मार्ग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रशस्त हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कांग्रेस में टूट के पूरे आसार, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में राहुल गांधी को चुनौती देने की तैयारी में G23। जी हाँ, आपको बता दें ये कोई पहला मौका नहीं है जब गुलाम नबी आज़ाद को भगवा पगड़ी पहने देखा गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रहते हुए जब भी उन्होंने हिंदू बहुल इलाके का दौरा किया उन्होंने ये पगड़ी पहनी, लेकिन शनिवार को जब आज़ाद के साथ 7 और नेताओं ने ये पगड़ी पहनी तो इसके लिए कई मायने निकाले जाने लगे। भगवा रंग का ताल्लुक बीजेपी से है, लिहाजा कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर अटकलें लगने लगी है।
पिछले साल कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेता G23 ने पार्टी में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और अब 8 नेताओं ने भगवा पगड़ी पहनकर एक तरीके से नई हलचल पैदा कर दी है। इन नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी की मौजूदा हालात उन्हें मंजूर नहीं है। कांग्रेस की इस तरीके से घटना को लेकर आधिकारिक बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है कि सारे सीनियर नेता और इन्हें ये सारी चीज़ें छोड़कर पार्टी के लिए उन्हें उन राज्यों में प्रचार करना चाहिए जहां चुनाव होने वाले हैं। तो इस बात को आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने भी माना कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और गुलाम नबी आज़ाद ने भी और आनंद शर्मा ने भी कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, हमें इसे खड़ा करना। यानी कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेसी भी मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों में भी अब बगावत है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी ने काशी से किया संभागी रोग का शुभारंभ। बोले प्राइवेट हॉस्पिटलों में कल से मिलेगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए। वहीं हॉस्पिटल में मरीजों का हाल चाल भी जाना और जो वहां मौजूद बच्चों से भी जमकर बातें की। इसके साथ ही सीएम योगी ने संचारी रोगों के लिए एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा है कि लगभग 10 महीने तक कोरोना से जूझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी। आज देश में 2 वैक्सीन आई है। कल ये वैक्सीन सभी सरकारों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा है कि फिलहाल यूपी में आज कोरोना वायरस संक्रमण न्यूनतम स्तर पर है। ये एक तरीके से आगाज। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल मेरठ किसान महापंचायत में बोले केजरीवाल डेथ वारंट है तीनों कृषि कानून। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया। केजरीवाल ने कहा पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास कराया है। इस कानून के चलते सबकी खेती इन पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी। मेरठ बाईपास स्थित संस्कृत रिजॉर्ट में किसानों को आयोजित सम्मेलन में केजरीवाल ने किसानों को जमकर भड़काया है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि केजरीवाल यूपी में भी महापंचायत कर रहे हैं दिल्ली छोड़कर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में बनेगी फिर से भाजपा की सरकार। 2022 के चुनाव में यूपी में 350 सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल कमर कसने लगे हैं। चुनाव को लेकर यूपी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर सीएम योगी से सवाल पूछे गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तक के साप्ताहिक कार्यक्रम सीधी बात में पूछे गए सवालों को बेबाकी से जवाब भी दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ 350 सीटें जीतेगी। सहयोगियों को लेकर सीधी बात कार्यक्रम के होस्ट प्रभु चावला ने सवाल किया कि क्या अभी भी आपके साथ सहयोगी हैं? सहयोगी तो छोड़कर चले गए हैं। इस सवाल पर सीएम योगी ने कहा है कि फिलहाल अभी भी हमारे साथ कई सहयोगी हैं। बजट को लेकर सवाल पर सीएम योगी ने कहा है कि फिलहाल हमने पिछले 4 सालों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।